जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और उसी के साथ आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये मैं मान चुका हूं कि आपका जो फाउंडेशन है अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और आप मेरे स्पीड से मैच कर रहे हो। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स जो डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो मुझसे जुड़ सके। मेरा खुद का अनुभव रहा है डिफेंस एग्जाम में, तो मैं ये इनिशिएटिव लेके चला हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझसे जुड़ेंगे, जिसकी वजह से मैं उनका सिलेक्शन भविष्य में करवा पाऊँ। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो डिफेंस की, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, तो मेरे द्वारा बाय रोहित रानवे आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी, आप सुनिश्चित रहिए। ठीक है, तो ये नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप जुड़े हैं। और दूसरी चीज है, आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम का नाम क्या है? ओपला डिफेंस अकेडमी नहीं लिखना है, सिर्फ ओपला डिफेंस लिख देना है और टेलीग्राम के ऊपर भी आप जुड़ जाइए। वहां एमसीक्यू पीडीएफ फॉर्म आपको सब प्रोवाइड करी जाएगी। तो आपको क्या करना है, बस निश्चित होके स्टडी करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं डिफेंस में कुछ नया नॉलेज लेके। तो सबसे पहले आ जाता है कि लिस्ट ऑफ द शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे फोर फादर्स हैं, आप देख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, बी आर अम्बेडकर जी, इंदिरा गांधी जी भी उस समय यहाँ थी। ठीक है ना, तो बोल सकते हैं, आई होप तो लग तो मुझे वही रही इंदिरा गांधी जी। ठीक है, शायद वो छोटी एज में रहेंगे। तो सबसे पहली चीज 1 से लेके 12 तक हमारे शेड्यूल है। ठीक है, और ये स्टार्टिंग से नहीं थे, इसमें कुछ एड ऑन भी हुए। तो शेड्यूल मतलब एक तरीके का क्रक्स बोल सकते हैं हम। देखिए हमारे आर्टिकल में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली अभी 450 प्लस आर्टिकल हो चुके हैं। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 395 आर्टिकल्स थे और उस समय 8 ही शेड्यूल्स हुआ करते थे, 4 शेड्यूल बाद में एड ऑन किए गए। तो आप ये सीन देख सकते हैं कि वो क्या यादगार सीन रहा होगा जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सिग्नेचर हो रहे थे हमारे फोर फादर्स के, और इतनी नायाब पुस्तक या इतना नायाब कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये प्रदान किया गया है हमारे फोर फादर्स के। तो आज भी हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं और आज भी इसकी सराहना करते हैं और बहुत सारे लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के इस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो को प्यार देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी हैव अ शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, आपको नॉइस का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो सॉरी फॉर माय डिस्टरबेंस, बाहर से नॉइस का कुछ इशू हो सकता है। तो द शेड्यूल हैज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इनिशियली हैड 8 शेड्यूल। मैंने आपको क्या बोला, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज 12। कितने शेड्यूल हो गए? 12 शेड्यूल हो गए और ये अमेंडमेंट के थ्रू लाए गए। द शेड्यूल इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिलिंग द पर्पस। ठीक है, तो कुछ पर्पस के लिए हमारे शेड्यूल बने, तो पर्पस हम आगे चल के देखेंगे। टू रिड्यूस द लीगल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन टू इजीली अंडरस्टूड। देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स जमा हो चुके हैं, 450 से ज्यादा आर्टिकल हो गए। एक एक आर्टिकल को पढ़ना समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया। तो शेड्यूल क्या हेल्प कर रहा है आपको कि इजी और करेक्ट भाषा में आपको समझा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, टू बी यूज एज अ रेफरेंस टू एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्लैरिटी इज नीडेड टू अ सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लैरिटी मतलब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें क्लैरिटी की तो आवश्यकता है ना। तो जब क्लैरिटी आपको मिल जाएगी तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप शेड्यूल से क्लैरिटी ले लो। टू पर्पस ऑफ शेड्यूल टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन इजियर, रिवाइज और अपडेट एनी अमेंडमेंट टू स्पेसिफिक सेक्शन, रीराइट द एंटायर आर्टिकल। मतलब आप पूरा आर्टिकल को बदलने से अच्छा कि कुछ अमेंडमेंट शेड्यूल के अंदर कर दे, जिसकी वजह से वो इजी हो जाए पढ़ने में। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया
यहां तक क्लियर हुई कि शेड्यूल का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चलो आगे बढ़े। तो ये कुछ शेड्यूल है, कुछ सब्जेक्ट है और ये आपको अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट शेड्यूल डिफाइन करता है इट द लिस्ट ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड द करस्पॉन्डिंग टेरिटरी। देयर आर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी इन कंट्री। हमारा फर्स्ट शेड्यूल क्या डिसाइपल कर रहा है कि आपके एक कंट्री के अंदर एक स्टेट होगा और एक यूनियन होगा और उसके अंदर यूनियन टेरिटरी होगी। स्टेट मतलब राज्य, यूनियन मतलब केंद्र और यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन से आर्टिकल में डिफाइन है? आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ क्या याद रखना है, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी। चलो सेकंड शेड्यूल क्या डिस्क्राइब कर रहा है? सेकंड शेड्यूल हमको क्या नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है? तो सबसे पहले इट्स आउटलाइन द प्रोविजन ऑफ एनरोलमेंट, अलाउंस, प्रिविलेज, सो ऑन। मतलब सेकंड शेड्यूल आपको यह बता रहा है कि किसको कितना अलाउंस मिलेगा। अलाउंस मतलब पैसा। ठीक है, तो कौन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 और 221, ये सब आर्टिकल्स के अंदर ये सब लोगों के अलाउंस, प्रिविलेजेस ये सब दिए। मतलब जैसे देखिए, अब प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट की अप्रोक्स 5 लाख रुपीज सैलरी होती है, पर उनको अलाउंस भी तो मिलते हैं। जैसे उनको बॉडीगार्ड मिलेंगे, उनको राष्ट्रपति भवन मिलेगा, उनको आने जाने के ट्रैवल्स के लिए कार मिलेगी, उनको फैसिलिटीज और सारी भवन के अंदर वो सब मिलेगी। तो वो कहाँ लिखी है? तो सेकंड शेड्यूल में। जैसे कि कौन कौन को फैसिलिटीज मिलेगी? प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, chairman and the deputy chairman of legislative council, the judge of supreme court, the judge of high court and the controller auditor of India। बस इन्हीं लोगों को मिलेगी, यही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी संवैधानिक पद पे बैठे हैं उन्हीं को ये सुविधा मिलेगी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर? कौन कौन? प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा का, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं मिलेगी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कैग को मिलेगा, अटॉर्नी जनरल को नहीं मिलेगा। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर हो गया? डैम श्योर। चलो आगे बढ़े। थर्ड शेड्यूल, तीसरा शेड्यूल। तीसरा शेड्यूल बोल रहा है कि अब शपथ लेने की बारी आ गई। तीसरे शेड्यूल में क्या दिया है? मैं शपथ लेता हूं कि मैं फलाना फलाना मतलब पद पे हूं और मैं शपथ लेता हूं संविधान की कि मैं बिल्कुल अपनी स्वेच्छा से संविधान की सेवा करूंगा और इस देश की भलाई करूंगा। तो ओथ आर्टिकल 75(4) में है, 99 में है, 124(6) में है, 148(2) में है, 164(3) में है, 188 में है और 219 में। ठीक है, अब कौन कौन शपथ लेगा वो भी देखना पड़ेगा। तो द यूनियन एंड द स्टेट मिनिस्टर, कौन कौन? या तो एमपी लेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या तो स्टेट मिनिस्टर, एमएलए। कैंडिडेट इलेक्शन बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। सीधी और सरल बात, मिनिस्टर्स लेंगे, जूनियर और सेंटर के जो भी मिनिस्टर्स होंगे वो लेंगे, एमपी एमएलए ये दोनों लेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई? यहां तक चीजें समझ में आई? चलो नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यों के अंदर भी, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। और कौन शपथ लेगा? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। और लास्ट में कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया। अब बोलो राष्ट्रपति भी शपथ लेगा क्या? नहीं, राष्ट्रपति शपथ क्यों लेगा? ठीक है, पर हाँ उसको भी ओथ दिलाई जाती है बाय द सुप्रीम कोर्ट। बट हाँ जो मेन चीजें दी है कि ओथ कौन कौन लेगा, तो मेजर में आप ये देख सकते हो। ठीक है, समझ में आई? तो थर्ड शेड्यूल में ओथ की बात हो रही है, मतलब शपथ की। चलो आगे देखिए, अब आ जाता है फोर्थ शेड्यूल। अब कौन सा शेड्यूल आ जाएगा? फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल डिराइव द सीट्स
अलोकेशन ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी एंड द काउंसिल ऑफ द स्टेट इन राज्यसभा। यहां लोकसभा की बात नहीं है, राज्यसभा के अंदर कितने राज्यों से कितने मेंबर आएंगे, कितने यूनियन टेरिटरी के कितने मेंबर आएंगे, ये कहां आएंगे, राज्यसभा में। तो कहां डिसाइबर है, 4th शेड्यूल के अंदर। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 41 और 82 के अंदर, सब क्लॉज 2 के अंदर। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए। फर्स्ट आर्टिकल क्या बोल रहा है, फर्स्ट आर्टिकल मतलब फर्स्ट शेड्यूल क्या बोल रहा है, यूनियन, यूनियन की बात हो रही है। सेकंड क्या बोल रहा है आपको, सेकंड क्या डिसाइफर कर रहा है आपको, सेकंड क्या डिसाइफर कर रहा है, अनाउंसमेंट और प्रिविलेज। ठीक है, और थर्ड क्या डिसाइफर कर रहा है, ओथ और ओथ एंड अफर्मेशन। अब फोर्थ क्या डिसाइफर कर रहा है, राज्यसभा की सीटें। ठीक है, और फिफ्थ शेड्यूल क्या डिसाइफर करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 244(1) के अंदर। तो आपका फिफ्थ शेड्यूल क्या बोल रहा है, कि फिफ्थ शेड्यूल बोल रहा है कि आपको शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर कैसा एडमिनिस्ट्रेशन रखना है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन कौन रखेगा, प्रेसिडेंट। कौन रखेगा ये एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 244(1). अब आ जाती है सिक्स शेड्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन काफी टाइम रिपोर्ट हो चुका है। ठीक है, डील एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरिया। अब ये ट्राइबल एरिया ये भी डिफाइन कर रहा है, बट जैसे कि महाराष्ट्र, ठीक है, जैसे कि गुजरात, जैसे कि राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये इसके अंदर डिसाइफर कर रहा है। कौन से शेड्यूल में, फिफ्थ शेड्यूल में। बट सिक्स शेड्यूल में कुछ स्टेट दिए हुए, कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये चार स्टेट किससे डिराइव करेंगे, सिक्स शेड्यूल से। तो आर्टिकल 244(2) और आर्टिकल 275(1) से डिराइव करेंगे। ठीक है, आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सिक्स शेड्यूल के अंदर कौन कौन से स्टेट डिराइव करेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कैसे लिखोगे, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, मणिपुर नहीं होगा, जहां पैसा है, मणिपुर, मनी मतलब पैसा, तो पैसा है तो राष्ट्रपति उसको ट्राइबल एरिया क्यों घोषित करेगा, तो मणिपुर नहीं है। ठीक है, मिजोरम, मेघालय है। चलो क्लियर। चलो सेवेंथ शेड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। सेवेंथ शेड्यूल आपको डिराइव कर रहा है तीन लिस्ट। कौन कौन सी तीन लिस्ट होगी, सबसे पहले यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीन लिस्ट आपको किस में मिलेगी, आर्टिकल 246 के अंदर। ये तीन लिस्ट आपको कहां मिलेगी, आर्टिकल 246 के अंदर। तो सबसे पहले जो यूनियन लिस्ट है वो किसके अंदर मिलेगी, नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट मेकिंग लॉज। ठीक है, थोड़ा सा नॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है, बट कंफर्टेबल है, जल्दी हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट के अंदर क्या आएगा, डिफेंस आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा ना डिफेंस, फॉरेन अफेयर, दूतावास, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी मेकिंग लॉ बनाते हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आ जाता है, एजुकेशन, मैरिज और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो कि लॉ बनाना चाहती है एक मुद्दे पे। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है पब्लिक हेल्थ किसके अंदर आता है, तो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। एजुकेशन किसके अंदर आता है, तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। मैरिज किसके अंदर आता है, तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं 8 शेड्यूल के ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भाई भर भर के पूछा है, बार बार पूछा है। VIP 8 शेड्यूल। 8 शेड्यूल भाषा के बारे में कहता है कि शुरू में तो हमारे पास 14 ही भाषा थी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 14 ही भाषा थी। अब कितनी भाषा हो गई है, 22 भाषा। तो हमारा देश डाइवर्सिटी में जी रहा है, तो डाइवर्सिटी में अलग अलग भाषाएं और अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं। तो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 344 सब क्लॉज 1 और 351 के अंदर। ठीक है,
तो कौन कौन से लैंग्वेज न्यूली ऐड करें? असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयाली, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सैंथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। दो भाषा नहीं है, राजस्थानी और इंग्लिश, ये भाषा इसके अंदर नहीं ऐड है। पर हाँ, इस दोनों भाषा में साहित्य अकेडमी दिया जाता है। मतलब आपकी जो मतलब लोकल भाषा है उनके अंदर तो साहित्य अकेडमी मिलता है, पर राजस्थानी भाषा में भी साहित्य अकेडमी मिलता है। तो अब ये भाषाएं जो 22 भाषा हैं आपको याद रखना है, ठीक है। असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयाली, मणिपुरी, मैथिली, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सैथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ठीक है। आई होप सो 8 शेड्यूल में जो 22 भाषा है आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं 9 शेड्यूल। ये लैंड रिफॉर्म्स के लिए लाए गए थे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के अंदर हुआ था जब ये लाया गया था, और ये आर्टिकल 31B के अंदर है, ठीक है, जो कि अब 300 में शिफ्ट कर दिया है। आर्टिकल 300 के अंदर, आर्टिकल 300 के अंदर डाल दिया है, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट बहुत हो रहे थे गवर्नमेंट और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। टू प्रोटेक्ट सर्टेन एक्ट रेगुलेशन फ्रॉम द डिक्लेयर वॉइड ग्राउंड और द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो इसको क्या किया गया है, खारिज कर दिया गया है 300 में डाल के। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि 9 शेड्यूल किस लिए, कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट बाय द लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। 10th शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ रिलेटिंग टू द डिफेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट। तो ये कब लाया गया था, ये लाया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब लाया गया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था, ठीक है। और कब, 1985 के अंदर। कब लाया गया था, 1985 के अंदर। कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को नहीं छोड़ सकता, कोई बीजेपी में कांग्रेस में नहीं जा सकता जब तक कि वो 2/3 मेंबर छोड़ के ना जा रहे हो। अगर 2/3 मेंबर से कम लोग छोड़ रहे हैं तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। कौन से आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 102 और 191 सब क्लॉज 2 से, ठीक है। आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हो गई 10 शेड्यूल के अंदर, ओके। चलो अब 11 शेड्यूल और 12 शेड्यूल देखना है। ये दो शेड्यूल न्यूली शेड्यूल है। सबसे पहले 1992 में आया हुआ है पंचायती राज सिस्टम 11 शेड्यूल, ठीक है। ये देख सकते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 डील विद द पावर, अथॉरिटी ऑफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। तो पंचायत के अंदर क्या क्या चीजें डाली गई है, एक तो एग्रीकल्चर, लैंड इंप्रूवमेंट, लैंड रिफॉर्म, लैंड कंसोलिडेशन, सॉइल कंजर्वेशन, ये सब पंचायत के अंदर आते हैं और 29 आइटम है। और पंचायत कौन से आर्टिकल के अंदर है, 243G के अंदर, ठीक है। तो यहां बात क्या हो रही है, 1992 11 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। अब आ जाते हैं 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल के अंदर पावर और अथॉरिटी म्युनिसिपैलिटीज की बात कर रही है, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात हो रही है, ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। इसके अंदर 18 फंक्शन है। पंचायती राज के अंदर कितने हैं, 29 फंक्शन, इसके अंदर कितने हैं, 18। और कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 243W के अंदर है। और इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, म्युनिसिपैलिटी के अंदर अर्बन प्लानिंग, मतलब शहर का विकास करना है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, एनडीए 2023 के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से क्वेश्चन आया है। मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता है कैसे क्वेश्चन आया। इंक्लूडिंग द टाउन प्लानिंग रेगुलेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा, ठीक है। आई होप सो 12 के 12 शेड्यूल मैंने बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करी है, आपको समझा दिया है कौन से शेड्यूल में क्या है, और आप बस तैयारी करते रहिए। हमारा टारगेट 1 सितंबर को लेके, ठीक है, हमारा टारगेट 1 सितंबर एनडीए को लेके है। तो मैं आशा करता हूं आपका रिजल्ट जरूर आएगा, और ये 21 तारीख को, 21 अप्रैल के दिन एनडीए का पेपर है, तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो थोड़ा सा बी आर अम्बेडकर जी की कोटेशन है, पढ़ेंगे। द एम्बॉडमेंट ऑफ द नॉलेज इज द चैंपियन ऑफ द सोशल डिप्रेस्ड क्लासेस। बहुत बड़ी बात कह के गए बी आर अम्बेडकर जी कि समाज में
डिप्रेस क्लास को उठाना है तो एक चीज उन्हें दे दो, और वो क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन इज अ पावर टू फाइट अ इवल टू वर्ड द इलाइट क्लास। इलाइट क्लास, बर्जुआ क्लास। सोशलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिस्ट कार्ल मार्क्स भी यही बोलते थे कि एजुकेशन ऐसा शस्त्र है जो कि हमारे समाज में बराबरी की दीवार डाल सकता है, नींव डाल सकता है। तो एजुकेशन को हमें आगे बढ़ाना है और आपका साथ मुझे चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, ठीक है? तो बी आर अम्बेडकर जी का बहुत अच्छा कोटेशन है, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट आप जरूर करिए, ठीक है? तो यही बोलूंगा मैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू।